मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 रीड करेंगे जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। लास्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग देखा था कि डाइवर्सिटी क्या है और इंडिया में ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड। कई बार क्या होता है कि जो ये कुछ लोग जो दूसरे लोगों से कुछ अलग होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें टीज करते हैं, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, उन पर हंसते हैं, उनको किसी भी एक्टिविटी में अपने साथ वो लेना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही बिहेवियर अगर हमारे दोस्त दूसरे लोगों के साथ करे तो हमें उन पर गुस्सा भी आएगा और हम ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. तो इस लेसन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो हमारे आसपास की जो भी डाइवर्सिटी या जो भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं हमारे चारों तरफ, उनसे वो कैसे जुड़े हुए होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. हम क्या करते हैं, हम कैसे हैं, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कौन कौन से गेम्स प्ले करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये इन पर क्या होता है कि हमारे रहने की जगह जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की जियोग्राफी और उसकी जो हिस्ट्री होती है उस प्लेस की, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे इन सब बातों पर। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. तो नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, उनसे हमें ये पता लगेगा कि जो इंडिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। There are 8 major religions in the world. दुनिया में 8 मेन धर्म हैं। Every single one of them is practiced in India. तो और इनमें क्या है कि भारत में उन सभी धर्मों के फॉलोअर्स रहते हैं, क्योंकि भारत में हर किसी को अपना अपना धर्म चुनने का राइट है। यहाँ पे क्या है, 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। तो इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे डांस फॉर्म्स भी हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा ही हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती, हम इस डाइवर्सिटी को हमेशा ही सेलिब्रेट नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। तो क्या हम उन लोगों के साथ ज़्यादा अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं जो लोग कि बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, वो हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारी ही तरह सोचते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find and strange and unfamiliar. कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, वो हमें स्ट्रेंज भी लगते हैं और अनफेमिलियर जो कि अपरिचित, जिनको हम जानते ना हों, ऐसे भी लगते हैं। At times we may not understand or know the reason why they are different from us. तो यहाँ पे हम ये भी नहीं समझ पाते कि वो लोग हमसे इतने डिफरेंट क्यों नज़र आते हैं, क्यों हैं वो हमसे अलग इतने। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. तो जो लोग ये हमसे अलग दिखते हैं, इन लोगों के बारे में क्या होता है कि कभी कभी हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं, हम उनके बारे में कुछ ना कुछ अलग सी राय बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे होंगे, इनका बिहेवियर ऐसा होगा या इनका नेचर कैसा होगा। तो ये चीज़ें हम अपने दिमाग में पहले से ही अपने माइंड को हम सेट कर लेते हैं। Look at the statements below that you believed to be true about rural and urban life in India.
तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि रूरल और अर्बन पीपल्स के बारे में, जो कि गांव में रहते हैं और जो कि सिटीज़ में रहते हैं। तो इनमें से जो आपको सही लगे उनको आपको टिक करना है। तो इसमें क्या है कि डू यू हैव ए प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे गांव के लोगों के बारे में कुछ पहले से ही अपने एक राय बना लेते हैं कि गांव के लोग, जैसे हम कह देते हैं कि पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें शहरों की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have these prejudice. Can you list some of the prejudice that you have noticed around you? How do they affect the way in which people treat each other? तो इसमें जो हमने जो लोगों के बारे में पहले से हम पूर्वाग्रह या जो राय बना लेती हैं, उससे क्या जो बिहेवियर है वो कैसे अफेक्ट होता है। तो इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से अब यहाँ पे देखिए, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स आर इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस। तो इन स्टेटमेंट के हिसाब से जैसे ये कहा गया है कि जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, जिन्हें की किसी बात की भी नॉलेज नहीं होती, वो होते हैं। एंड सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी होते हैं। एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। और जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो मनी माइंडेड मतलब कि सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेजी आलसी होते हैं, कनिंग चालाक होते हैं। When our opinion about certain people are always negative। तो जो ये हम अपना ओपिनियन मतलब अपनी जो राय डिसाइड करते हैं उन लोगों के बारे में, तो ये जो मोस्टली जो क्या होता है कि पहले से बनाई हुई राय जो होती है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होती हैं। सीइंग देम एज लेजी, कनिंग, स्टिंगी। जैसे कि आपको इसमें यहाँ बताया गया था कि जो ये सिटी वाले लोग हैं वो लेजी होते हैं और कनिंग चालाक होते हैं। then these become prejudice that we carry about them। और यही जो राय होती हैं ये उनके बारे में हम आगे भी ऐसा ही सोचते हैं। prejudice means, अब यहाँ पे आपको prejudice का मीन दिया गया है कि उसका मतलब क्या है। prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों को जज करते हैं मतलब उनके बारे में कोई राय बनाते हैं दूसरों को, तो ज़्यादातर हम उनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं उनके बारे में। कुछ कुछ मतलब गलत बात ही हमारे दिमाग में आती है कि वो ऐसे ही होंगे। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others। तो इसमें ये भी है कि जब हम ऐसा सोचने लगते हैं किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे सही होता है या अच्छा होता है, तो अक्सर हम दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं दे पाते उसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश है जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेजेस नेगेटिवली। तो इस हिसाब से जब हमने इंग्लिश को सबसे बेस्ट लैंग्वेज मान लिया तो हम दूसरी लैंग्वेजेस को नेगेटिवली ही लेंगे। As a result, we might not respect people who speak languages other than English। तो यहाँ का पे इसका रिजल्ट ये होगा कि हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि हम उन लोगों के बारे में अपने माइंड में कोई राय बना लेते हैं, उसमें पूर्वाग्रह भर लेते हैं। वो होते हैं जैसे लोगों के धर्म को लेकर, लोगों के स्किन के कलर को लेकर, उनके रीज़न मतलब जिस एरिया से वो आते हैं उसे देखकर, द एक्सेंट दे स्पीक, उनकी जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है, उनका जो बोलने का तरीका होता है उसको देखकर, एंड क्लोथ्स दे वियर, और जैसे वो कपड़े पहनते हैं, उन चीज़ों को लेकर भी हम अपने दिमाग में उनके लिए कुछ राय डिसाइड कर लेते हैं। Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them।
तो ये जो पूर्वाग्रह या पहले से जो राय हम दूसरों के बारे में बना लेते हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम उनसे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जो कि दूसरों को हर्ट कर सकता है, उन्हें दुख भी पहुंचा देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स का ये मतलब होता है कि रूढ़िवादी होना, कि जो बहुत सालों से पहले लोगों ने जो माइंडसेट है उनकी कि हाँ ऐसा होता ही होता है, कुछ मान्यताओं को, कुछ धारणाओं को साथ ले उन्हीं के वजह से अपने आप को बना लेना ही स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। कि जैसे कि जेंडर डिफरेंस है, लड़के और लड़की में जो भेदभाव होता है, जो अंतर है उनमें, वो हम सभी जानते हैं उस बारे में। What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let us see if this is the case. तो जो भी इस डिफरेंस को हम सभी जानते हैं कि एक लड़का और लड़की होने का मीनिंग क्या होता है। कई लोग जैसे आपस में कहेंगे कि हम लड़के हैं या लड़की हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पे कुछ ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले उनमें आपको उनको गर्ल्स और बॉयज़ के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे कि दे आर वेल बिहेव्ड, कि और दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग्स, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। तो इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. यदि हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखें कि दे डोंट क्राई, कि वो कभी नहीं रोते, तो ये मेनली क्या होता है कि ये स्टेटमेंट मेनली बॉयज़ और मैन के लिए यूज़ की जाती है। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy. तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि कभी कोई बच्चा जो कि बॉय है और वो अगर गिर जाता है, उसे चोट लगती है और वो रोने लग जाए, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स या दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि डोंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि तुम एक लड़के हो। बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के हमेशा बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वे कभी नहीं रोते। तो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। तो जैसे जैसे बच्चे ये बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे ये इस बात में विश्वास करने लगते हैं कि जो लड़के हैं वो कभी नहीं रोते। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस। और यहाँ तक कि वो उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि लड़के हैं, अगर वो अपने आप को रोने से रोक लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि अगर वो रोएंगे तो ये उनकी वीकनेस होगी, उन्हें इसमें कमज़ोर या वीक माना जाएगा। सो इवन दाउ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट टू क्राई, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन। तो इसमें क्या होता है कि हम ये सुनते रहते हैं कि कभी कभी लड़के ऐसे होते हैं या लड़कियां ऐसी होती हैं। ऐसी कुछ बातों को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जैसे कि लड़कों को गुस्सा आए या उन्हें पेन हो, तो उन्हें अगर रोने का मन करे तो भी वो नहीं रोएंगे बॉयज़। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें यही सिखाया जाता है कि जो लड़के हैं उन्हें रोना नहीं है, अगर वो रोएंगे तो दूसरे लोग उनका मजाक बनाएंगे और दूसरे लोग उन पर हंसेंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। This is the way boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. तो हम लगातार जैसे ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, तो जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे इन बातों को, इन थिंकिंग्स को मान लिया जाता है और वो लोग इसमें विश्वास करना भी शुरू कर देते हैं और उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव भी सेट करते हैं और वैसा ही वो अपने आप को बना लेते हैं। We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. तो जो
हम जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो अपना व्यवहार, अपनी जो इमेज होती है, उनका बिहेवियर होता है, वो सोसाइटी के हिसाब से ही क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड। जैसे कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट हैं, नेचर वाइज और वेल बिहेव्ड हैं। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये मेनली गर्ल्स पर अप्लाई होती हैं। डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। तो ये कैसे केवल गर्ल्स के लिए ही अप्लाइड होती हैं? तो क्या जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो ये गुण होते हैं, ये जो बातें होती हैं, क्या उनमें बाय बर्थ होती हैं या वो सोसाइटी से, उनके सोसाइटी के बिहेवियर से ऐसा सीखती हैं? अब यहाँ पे है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। तो जब हम लोगों को एक ही इमेज में बांध देते हैं कि एक ही तरह के बिहेवियर में या एक ही नज़र से जब हम उन्हें देखते हैं, तो इसे कहा जाता है स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िबद्ध धारणा, जो कि पुरानी सोच के हिसाब से हम चलते हैं, उसे कहा जाता है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, तो कई बार हम किसी खास धर्म, देश या उनके जेंडर को लेकर, या जैसे किसी को स्टिंगी मतलब कंजूस होना, किसी का कोई क्रिमिनल अपराधी होना, या उसको लेज़ी, उसको हम आलसी ठहरा देते हैं, डम्ब मतलब उसको बेवकूफ़ कह देते हैं, ऐसा हम उसके बारे में एक राय, एक सोच अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ये होती हैं पहले से पक्की धारणा मन में बना लेना, उनके लिए स्टीरियोटाइप हो जाना, सोच रखना। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. तो जो ये स्टेटमेंट है कि जैसे कि किन्हीं लोगों का स्टिंगी होना, कंजूस होना, और ये ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, इन एवरी कंट्री, हर देश में, हर धर्म में, हर ग्रुप में, चाहे अमीर है चाहे गरीब हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ऐसे लोग सब जगह मिल जाएंगे। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो इन कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों के लिए एक जैसी ऐसी धारणा बनाना, उनके लिए ऐसा स्टीरियोटाइप हो जाना, वो ठीक नहीं है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. तो जो ये स्टीरियोटाइप जो सोच होती है, ये जो हमारी धारणा होती है, ये हर इंसान को एक यूनिक और एक इंडिविजुअल पर्सन के रूप में देखने से हमें रोक देती हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि उस पर्सन में कुछ खास, कुछ स्पेशलिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ उसमें अच्छी बातें भी हो सकती हैं जो कि उसे दूसरों से अलग करती हैं। They fit large numbers of people into only one pattern or type. तो और इन रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से अपने आप को, अपने माइंड को स्टीरियोटाइप कर लेने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को हम एक ही प्रकार से, एक ही टाइप से देखना शुरू कर देते हैं, एक ही पैटर्न से देखते हैं उनको। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि लड़कियों के लिए ये सोचा जाता है कि जो वो प्लेन नहीं उड़ा सकती, तो ऐसी सोच हम लड़कियों के लिए बना लेते हैं। अगर हमने किसी एक दो के बारे में ऐसा सोचा तो ये हम सभी के लिए तो ऐसा नहीं सोच सकते, और ऐसी सोच का असर सभी पर होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी सोच होती है ये हमें ऐसे कामों को करने से रोकती है जिनको करने की, चाहे उनमें वो क्वालिटी होगी, चाहे वो उन चीज़ों को, उन सर्टेन थिंग्स को वो कर पाते हों, फिर भी हमारी सोच उन्हें डिमोटिवेट कर देती है ऐसा काम करने से। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. तो जो भेदभाव है, जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो कब होता है? जब लोग
दूसरों के व्यवहार को अपनी रूढ़िवत धारणाओं या अपने जो ये उनके प्रेजुडिस होते हैं और जो स्टीरियोटाइप अपने माइंड को कर लेते हैं, जब उनकी सोच वैसी हो जाती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन को बनाती है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. कई बार क्या होता है कि आप अगर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, दूसरों को इंसल्ट करने के लिए या उनको छोटा एहसास दिलाने के लिए उनके साथ कुछ गलत करते हैं, और अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि किसी को आप कोई ख़ास जॉब करने से रोकते हैं, या उसको किसी अपने नेबरहुड में, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही वेल से या हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देना, और दूसरों द्वारा यूज़ किए गए कप या गिलास में चाय नहीं पीने देना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि भेदभाव है, ये कई कारणों से हो सकता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने देखा कि जो समीर 1 और समीर 2 थे, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मतलब काफ़ी अलग थे एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन दोनों का रिलीजन अलग अलग था, एक उसमें हिंदू था और एक मुसलमान था। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये एक डाइवर्सिटी का ही एक एस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। और हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है, ये कभी कभी भेदभाव का कारण भी बन जाती है। ऐसा तब होता है जब लोग क्या करते हैं, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एट्सेट्रा मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। तो जो भी उनकी अलग रीति रिवाज होते हैं, जो उनके कस्टम्स, जो उनकी प्रथाएं होती हैं और जो मान्यताएं होती हैं वो, और प्रैक्टिसेस जो भी उनके रीति रिवाज होते हैं, उन्हें अपने से इन्फीरियर मतलब कम समझते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के व्यवहार को, उनके रीति रिवाजों को जब अपने आप से छोटा समझने लगते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. और जो दोनों समीर थे उनमें एक जो डिफरेंस था वो उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर भी था। समीर 2 was poor, जो समीर 2 था वो गरीब था। This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity, but of inequality. लेकिन ये आप पढ़ चुके हैं कि अमीर गरीब होना ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, जो कि उनमें असमानता है। People who are poor do not have the resources or the money, their basic needs of food, clothing and shelter. तो जो लोग गरीब हैं उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर, जो रहने के लिए जगह है, तो उन चीज़ों को, उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ना तो रिसोर्सेज हैं, ना ही उनके पास मनी है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एट्सेट्रा। इसी वजह से, उनके गरीब होने की वजह से उनके साथ ये ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें बैडली ट्रीट किया जाता है, और इसका मेन रीज़न ही होता है क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग होते हैं वो दोनों ही बातों पर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से भी और इनइक्वालिटी की वजह से भी। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। एक तो इसका कारण है कि वो गरीब के होने के साथ साथ वो उस कम्युनिटी के, उस ग्रुप के मेंबर होते हैं जिसके कल्चर को, जिसकी संस्कृति को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। Tribals, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons.
तो ऐसा जो डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसे कई जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं या जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उन्हें भी और कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लोगों को भी इन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो और ये जो सेक्शन है, इसमें हम ये देखेंगे कि आगे हमें ये पढ़ना है कि कास्ट की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। इससे पहले हम यहाँ पे इस बॉक्स को देख लेते हैं। A common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. तो एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो बात है, जो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो गर्ल्स को, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो एजुकेशन के लिए वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो अपनी लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते। However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from schools after a few years. लेकिन अगर इन बातों पर स्टडी की गई थी, तब ये बात सामने आई कि ये सही नहीं है, कि इसका मेन रीज़न ये है पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी की वजह से मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, और अगर वो स्कूल अटेंड करती भी हैं तो बहुत जल्दी ही उन्हें वहाँ से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है। Wherever efforts has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. और जहाँ पे कि सही तरीके से एफर्ट्स किए गए हैं एजुकेशन को लेकर गरीब लोगों की, तो और वहाँ पे ये देखने में मिला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी लड़कियों को स्कूल भेजती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला, एग्ज़ाम्पल के तौर पे केरला स्टेट में हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। जो स्कूल है और जो घर है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वीमेन। और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसने जैसे बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए भी जो बस सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी उसको भी प्रोवाइड करवाया है, और जो टीचर्स हैं उनमें से 60% टीचर्स विमेंस हैं। These factors have helped children from poor families including Muslim girls attend school in much large numbers. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बच्चों को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों को हेल्प करते हैं, जिसमें कि मुस्लिम गर्ल्स भी होती हैं स्कूल को अटेंड करने में लार्ज नंबर में। In other states where such efforts have not been made, children for poor families, whether Muslims, tribal or so-called lower castes, find it difficult to attend school. और जो कुछ दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे कि एफ़र्ट्स ना किए गए हों और गरीब फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं या मुस्लिम्स के होते हैं या ट्राइबल्स के जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है स्कूल को अटेंड करने में। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो ये सोचना सही नहीं है कि मुस्लिम रिलीजन की वजह से तो वो जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करती, इसका मेन रीज़न है पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एट्सेट्रा टू अर्न ए लाइवलीहुड। तो जो लोग होते हैं वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जाते हैं, जैसे कि टीचिंग है, कारपेंट्री है, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एट्सेट्रा। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जिन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें नॉन वैल्यूएबल माना जाता है, और जो उन कामों को करते हैं जो लोग, उन्हें भी सोसाइटी में कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि जो क्लीनिंग वाले, साफ़ सफाई करने वाले लोग होते हैं, हेयर कट करना, गार्बेज पिक करना, तो ये जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें सोसाइटी में भी कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए और जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें डर्टी और इम्प्योर भी माना जाता है। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये जो चीज़ है, ये कास्ट सिस्टम को एक बहुत कास्ट सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इन द कास्ट सिस्टम,
communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the others. जो कास्ट सिस्टम है इसमें कम्युनिटीज़ और ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों के ग्रुप्स हैं, उन्हें एक लैडर मतलब एक सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें कि सबसे ऊपर लोअर कास्ट को रखा जाता है और सबसे नीचे लोअर कास्ट को रखा जाता है. Those who place themselves at the top of this ladder call themselves upper caste. तो जिन्हें इस लैडर में सबसे ऊपर रखा जाता है उन ग्रुप्स को अपर कास्ट कहा जाता है. एंड saw themselves as superior, और उन्हें सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर माना जाता है. और जिन्हें नीचे रखा जाता है, द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेडर वर सीन एज अनवर्दी और कॉल्ड अनटचेबल. उन्हें अछूत और अयोग्य कहा जाता है, जिन्हें कि इस लेडर में बॉटम में यानी कि नीचे रखा जाता है. Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. तो जाति प्रथा के जो नियम हैं, जो कास्ट के जो रूल्स हैं, उन्हें वो एकदम से मतलब सेट थे कि जो भी अनटचेबल कैटेगरी के लोग थे तो उन्हें कुछ उनके लिए कुछ जो काम थे वो डिसाइड थे, उन्हें चूज़ कर लिया गया था कि वो लोग इन्हीं कामों को करेंगे, जैसे कि गार्बेज को पिक करना, डेड एनिमल्स को रिमूव करना विलेज से. तो ये काम जो अनटचेबल कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया था वो लोग करते थे. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट्स और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स. तो जो ये लोअर कास्ट के लोग थे, जो जिन्हें अनटचेबल कैटेगरी में रखा गया था, इन लोगों को जैसे जो अपर कास्ट के लोग थे उनके घर में जाने की परमिशन नहीं थी, वो विलेज के वेल से पानी नहीं ले सकते थे जहाँ से कि बाकी सभी लोग लेते थे, और उन्हें टेम्पल्स में भी एंटर होने की परमिशन नहीं थी. Their children could not sit next to children of other castes in school, और स्कूल में उन्हें जो दूसरे बच्चे होते थे उनके साथ नहीं बैठने दिया जाता था, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये दो बच्चे, इनको अलग बिठाया गया है. This upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. इस तरह जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों को जो राइट्स दिए गए थे उनसे इन अनटचेबल्स लोगों को अलग रखा गया था. अब यहाँ पे हम देखते हैं, दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. तो जो दलित टर्म है, जो कि दलित वर्ड है, उसे जिन लोगों को लोअर कास्ट में रखा गया था उनके लिए, उनको पहचानने के लिए, उनके लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो वर्ड है इसमें वे इस शब्द मतलब अछूत को ज़्यादा पसंद करते हैं. दलित का मतलब होता है कि अनब्रोकन, दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि दबाया गया, टूटा हुआ या कुचला हुआ. दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल prejudice and discrimination have broken the Dalit people. तो जो दलितों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दलित्स, ये जो टर्म दलित है ये शो करता है कि कैसे जो ये सोशल प्रेजुडिस, जो कि पूर्वाग्रह होंगे लोगों की जो पहले से राय बनी हुई होती है वो, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसने लोगों को कैसे दबा कर रखा है, कैसे उन्हें ब्रोकन किया है. द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट. तो जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे लोगों को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखती है, उन्हें एससी में रखा जाता है. तब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, shares his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि इंडिया के एक बहुत मतलब ग्रेट लीडर थे, उन्होंने अपने कास्ट बेस्ड पर जो उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उससे रिलेटेड अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर किया था, जो कि 1901 में उनके साथ हुआ था जब वो सिर्फ 9 ईयर्स के थे. He had gone with the brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra.
तो उस समय क्या था कि वो कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गए थे। वहाँ पे वो बताते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत देर तक अपने पिता का या किसी नौकर के आने का इंतज़ार किया। स्टेशन मास्टर ने भी इतने में, जब काफ़ी टाइम तक वो लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, तो जो स्टेशन मास्टर थे वो भी उनसे पूछने के लिए आए कि आप लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो। तब उन्होंने कहा कि हमने बताया कि हम नहीं जानते कि हम कोरेगांव कैसे पहुंच सकते हैं। हम हमारे पिताजी के, जो हमारे फादर हैं, उनका या उनके किसी सर्वेंट के आने का वेट कर रहे हैं। तो अब उनके जो उस टाइम जब अम्बेडकर थे और उनके जो साथ उनके भाई थे, उन्होंने उस टाइम काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जो उनका बोलने का जो वे ऑफ स्पीकिंग था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो उस चीज़ से वो स्टेशन मास्टर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये लोग अनटचेबल्स हैं। तो इसलिए जो स्टेशन मास्टर था उसने उनसे बहुत अच्छे से बात की। उसे लगा कि ये ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं। और फिर जब उन्होंने एकदम से पूछा स्टेशन मास्टर ने कि तुम लोग कौन हो, तब जो डॉक्टर अम्बेडकर थे तब उन्होंने ये बोला कि अचानक से उनके मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। तो महार जो जाति है वो मुंबई में उसे अनटचेबल कैटेगरी में रखा जाता था। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ही वॉज स्टन्ड। तो इतना सुनकर वो जो स्टेशन मास्टर था वो हैरान रह गया। His face underwent a sudden change। अचानक से उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए। तो अचानक से उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए तो वो लोग उन्हें, जो स्टेशन मास्टर था वो उन्हें थोड़ा नफ़रत से या घृणा से देखने लगा। तो और उनका जो कोई भी जवाब सुने बिना अपने रूम में वापस चला गया। इसी तरह उन्हें वहाँ खड़े खड़े 15-20 मिनट और निकल गए। अंधेरा होने लगा था और उनके फादर और कोई भी वहाँ नहीं आया था। तो अब तक उनके पास जो उनकी ट्रैवलिंग को लेकर, जो वो वहाँ आने को लेकर खुश थे कि अपने फादर से मिलेंगे, अब उन्हें इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा वो सैडनेस फील हो रही थी। अब वो लोग बहुत उदास फील कर रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न्ड एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। आधे घंटे बाद जो स्टेशन मास्टर है वो लौट कर आए। उन्होंने पूछा कि हम क्या सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। तो और लेकिन तब क्या था कि स्टेशन मास्टर के थ्रू वहाँ पे सभी को ये पता चल गया था कि वो महार जनजाति के हैं। तो जो बुलक कार्ट चलाने वाले थे उन्होंने भी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इन्हें वो अपनी गाड़ी में बिठाएंगे तो वो भी मतलब ऐसे कि उनको जैसे वो गंदा और शेड्यूल कास्ट का माना जाता था, वो अपने आप को वैसा नहीं बनाना चाहते थे। वो लोग यहाँ पे डबल रेंट भी देने को तैयार थे कि हम उन्हें पैसा भी ज़्यादा दे देंगे, लेकिन फिर भी कोई भी जो ये बुलक कार्ट लेकर जाने वाले थे उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक लिखी गई बुक है राइटिंग एंड स्पीचेस, उसमें से ली गई है। अब यहाँ पे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित्स। तो जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी डेथ 1956 में हुई थी। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। एंड और वो जो दलित्स थे उनके काफ़ी अच्छे लीडर्स में जाने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे इन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए मतलब काफ़ी लड़ाई भी लड़ी थी। ये खुद महार जाति में इनका जन्म हुआ था जो कि अनटचेबल मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास कोई लैंड भी नहीं होती थी, उनके बच्चों को भी काम करना पड़ता था और जो भी काम था वो बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे उनके पेरेंट करते थे। उन्हें गांव के बाहर भी रहना पड़ता था और उन्हें विलेज के अंदर आना भी अलाउ नहीं था।
Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. तो डॉक्टर अंबेडकर अपनी कास्ट के वो पहले पर्सन थे जिन्होंने कि अपनी कॉलेज की एजुकेशन को कंप्लीट किया और इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए. ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज. उन्होंने दलित्स को भी एनकरेज किया था कि आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजिए. और उन्होंने ये भी उनसे कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें, वहाँ गवर्नमेंट जॉब में हिस्सा लें, जिससे कि उन्हें कास्ट सिस्टम से थोड़ा बाहर आने में हेल्प मिले. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. दलित्स को टेम्पल में एंट्री दिलाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे. Later in life he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था. ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बौद्ध धर्म है वहाँ पे जो किसी भी मतलब हर मेंबर को इक्वली ट्रीट किया जाता है. डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स. तो उनका मानना था कि जो दलित जो कास्ट है उसे इस चीज़ के खिलाफ लड़ना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और ऐसे सोसाइटी बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी रिस्पेक्ट हो, केवल कुछ लोगों की नहीं. यहाँ पे जो है ये जो हमने भीमराव अंबेडकर की लाइफ का जो इंसिडेंट देखा, जो घटना देखी, उससे रिलेटेड है कि अब उस स्टोरी के हिसाब से आप ये सपोज़ कीजिए कि अगर आपको कहीं दूसरी जगह ना जाने दिया जाए, किसी चीज़ को ना छूने दिया जाए, पानी ना पीने को मिले, तो ये चीज़ें कितनी इंसल्टिंग होगी और कितना हर्ट करेंगी ये. तो इस स्टोरी से सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट इट ऑल्सो denies them the respect and dignity given to others. तो ये जो स्टोरी है ये इस बात को बिल्कुल क्लियरली दिखाती है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इन दलित्स को केवल कुछ ही एक्टिविटीज़ से मतलब दूर नहीं करता, बल्कि उन्हें वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी भी उन्हें वो नहीं मिल पाती जो कि दूसरों को मिलती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, की समानता के लिए संघर्ष. The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. तो ब्रिटिश शासन से फ्रीडम के लिए जो भी स्ट्रगल किया गया उसमें इक्वलिटी के बिहेवियर के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था. तो जो भी दलित थे, औरतों को और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो, या जो पीजेंट्स हैं, तो उन्हें भी अपने जीवन में जिस भी इन इक्वालिटी को उन्होंने फील किया उसके खिलाफ भी उन्होंने उस अपने एक्सपीरियंस को करके भी उन्होंने उसके अगेंस्ट भी लड़ाई की थी. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो दलित से वो इकट्ठे होकर मतलब उन्होंने मंदिर में एंट्री के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया था. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. और महिलाएं थी उन्होंने भी इस चीज़ की डिमांड की थी कि भी जैसे कि जो मेल्स हैं उन्हें एजुकेशन का जो राइट है वैसा उन्हें भी मिलना चाहिए. Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. और जो पीजेंट्स, जो किसान थे और जो दलित थे, उन्होंने भी अपने आप को जो ये मनी लैंडर, जो ज़मींदार होते थे, उनसे जो ऊंची मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पर जो वो पैसा लेते थे उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया था. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed.
तो 1947 में जब इंडिया फ्री हो गया था, एक नेशन बन गया था, तो जो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने जो सोसाइटी में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ थी उनके लिए कंसर्न दिखाया, उनके बारे में सोचा। तो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले लोग थे, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. तो जो लोग इस संविधान को लिखने वाले जो लोग थे वो इस बात को जानते थे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे किया जाता है, लोगों ने उसके अगेंस्ट किस तरह से स्ट्रगल किया, और जो कई नेता थे और जो उन्होंने इसके लिए कैसे किया, और जो मैनी लीडर्स ऑफ दी स्ट्रगल्स, और जो इस स्ट्रगल को करने वाले जो बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने इन लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसमें दलितों को जो राइट्स थे दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। सो these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. इसलिए जो ये लीडर्स थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे विज़न और ऐसे गोल्स रखे, मतलब ऐसी उन्होंने दृष्टि और ऐसे कुछ लक्ष्य रखे जिसमें कि सभी लोगों को, जो भी इंडिया के पीपल हैं, उन्हें इक्वल माना जाए। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज ए की वैल्यूज दैट यूनाइट्स एज अस ऑल अस इंडियंस। तो समानता, जो इक्वालिटी है, वो एक जो इक्वालिटी है उसको एक वैल्यू दी गई, उसे एक वैल्यूएबल माना गया और उसे इस तरह से माना गया कि जो हम सभी हैं वो सभी लोगों को इंडियंस के रूप में जोड़ती है। जो हर व्यक्ति है, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. तो जो अनटचेबिलिटी है यानी कि छुआछूत है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाए कि वो एक क्राइम है और उसे लीगली अबॉलिश्ड किया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। और लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी वर्क चूज़ कर सकें, जैसा कि वो कुछ भी जो चाहते हों। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो भी सभी लोगों के लिए खुली हों। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. तो इन सब के अलावा एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट है उसे ये एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि जो भी पुअर हैं और जो कि मार्जिनल कम्युनिटीज़, मतलब जो भी अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उन सभी को इक्वलिटी का राइट दिलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाएं। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. तो जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था कि जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसे वैल्यूएबल माना जाए, जो कि इस इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. तो जितने भी जो लोग हैं यहाँ के, उनको किसी भी अपने धर्म का, अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, उन्हें कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और उन्हें राइट टू स्पीच, मतलब कि अपनी बात को कहने की उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, और उनमें कोई भी, चाहे वो एक भाषा, धर्म या जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं, वो सबके लिए उसे कंपल्सरी नहीं बनाना।
और इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी, जो जितने भी रिलीजन्स है वो सभी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। Therefore, India became a secular country where people of different religion and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसलिए जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी धर्म को फॉलो करने का राइट हो, कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे कि लोग बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, फियर के, बिना भी किसी भेदभाव के, डर के किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये है, दिस इज़ सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। तो जो ये चीज़ है कि लोगों को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलने देना, ये हमारी यूनिटी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हमारी एकता का। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। तो इसे हम इस रूप में भी देखते हैं कि हम लोग इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारी एकता के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है। Now, these ideals are enshrined in our Constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों पर, इन जो आइडियल्स हैं, इन पर जोर दिया गया है और इस चैप्टर में भी इस चीज़ को बताया गया है कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी है। वो इक्वालिटी इज़ ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी जो है वो एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए हमें कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना होगा। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने आप नहीं हो जाएंगी। पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस ए रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। तो जो इंडियंस के लिए इक्वालिटी का मूल्य, जो इक्वालिटी की वैल्यू है, वो उनकी जो रियल लाइफ है उसका पार्ट बने, उसकी सच्चाई मतलब जो रियलिटी है वो बने। और इसके लिए लोगों ने जो भी स्ट्रगल किए, उनके जो भी मूवमेंट हुए, और जो भी, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स उठाना नेसेसरी है। ये यहाँ पे आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल दिया गया है। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें क्लियरली इस बात को कहा गया है कि जो सभी इंडियंस हैं, जितने भी भारतीय हैं, उन सभी को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखा कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं। आई होप आपको इस लेसन से आप भी ये चीज़ सीखेंगे कि आपको ऐसी किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना है, कि हमने सभी के साथ इक्वल बिहेव करना है, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। ओके, थैंक यू।